रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो जिनको न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कन्वेक्स लेंस, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट है पहले अपने हाथ खड़े कर लो, फिर हम डिस्कस करने शुरू करें। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कन्वेक्स लेंस में जिनको डाउट है हाथ करने शुरू कर दो। हाँ जी अर्नब बोलो, क्वेश्चन कौन सा? 27 कौन सा? 27 27 तो है ही नहीं, 25 तक ही है क्वेश्चंस। सर बुकलेट के अंदर 27 है। So है सर रिफ्रैक्टिव exactly इंडेक्स के क्वेश्चन में 27. है एक डाउट। एक सेकंड रुक जाओ सर, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के उस दिन मैंने डाउट्स लिए थे, 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं ये डिस्कस कर लूं। बोलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अर्नब? सर बुकलेट के अंदर तो है। क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन A क्या है? student focused the image of a candle flame on a white screen हाँ, using convex lens. He noted down ओके। the position of candle screen and lens as under. Position of candle is 12 centimeter. अब सुनियो ध्यान से, सुनियो ध्यान से सुनियो। तेरे को एक रेफरेंस, मान ले ये वॉल है या कोई भी चीज, मान ले यहाँ से तेरे को ये मान ले एक रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट पे जो स्टूडेंट है उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किए हैं। उसने लेंस को ऑब्जर्व किया, और लेंस को कितने डिस्टेंस पे ऑब्जर्व किया बताना जरा एक बार। उसने लेंस को कितने डिस्टेंस पे ऑब्जर्व किया? Position of convex lens 50 centimeter. कितना? 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर। इस पोजीशन से लेंस को कितनी दूरी पे माना है? 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे कितना माना है उसने? कितनी? 12। और इमेज दी है? Image position of screen 88 centimeter. पोजीशन ऑफ इमेज कितनी है? 88 centimeter. यानी मान लो कहीं यहाँ जाके इमेज बन रही है और ये डिस्टेंस कितना है? 88 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ रही है अर्नव मेरी? Yes. अब आगे निकालना क्या है मुझे ये बता। Focal length first part. अब ध्यान से देखियो, ध्यान से। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा? यू वी निकालना पड़ेगा। देख तेरे को यू की डेफिनेशन पता है अर्नव क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यू? Distance from the pole to the object. डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बेसिकली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितना होता है? वो होता है यू। अब देख ये डिस्टेंस तेरे पास 50 है, ठीक है, ये डिस्टेंस तेरे पास 12 है, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा ऑप्टिकल सेंटर से? 50 माइनस 12 कितना आ गया? कितना? 38। अच्छा, सेम मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है लेंस से, दैट इज वी। देख ये तेरे पास 88 है और ये तेरे पास 50 है, तो ये कितना बचा? ये भी 38। यस सर। अब मुझे एक बात बता, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस किस केस में बराबर आता है? ऐसा कौन सा केस है रे डायग्राम का जब ऑब्जेक्ट इज जब 2f पे हो? इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट 2f पे पड़ा होगा, यस और नो? यस सर। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ 38 के बराबर हो गई अर्नव। यस सर। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 19 सेंटीमीटर। बस सर यही था, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी नंदन बोलो डाउट। सर फोर्थ में पूछना था फोकल लेंथ का साइन क्या आएगा वर्चुअल इमेज में? प्लस क्वेश्चन है, अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो इसमें वर्चुअल इमेज का तो कोई रोल ही नहीं होता। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। इमेज कैसी भी बने उसमें फोकल लेंथ का तो कोई रोल नहीं है। फोकल लेंथ इज +5। लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हम ये वाला फोकस लेते हैं, और हम इसकी फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसमें कोई वर्चुअल इमेज का तो कोई गेम ही नहीं है। नहीं, अगर सर कोई अगर केला आया सिर्फ वर्चुअल इमेज तो साइन क्या होएगा? अरे मेरे पॉइंट समझना, फोकल लेंथ का साइन इमेज के बनने से डिसाइड ही नहीं होना। फोकल लेंथ का साइन तो हम पहले से ही डिसाइडेड है। क्वेश्चन में कुछ भी है, फोकल लेंथ का साइन थोड़ी चेंज होगा। सर वी का? हाँ वी का हो सकता है। अब वर्चुअल इमेज बन रही है 25 पे और कन्वेक्स में वर्चुअल इमेज यहाँ बनती है, यानी वी का साइन -25 हो जाएगा तेरे पास। सर यही पूछना था ना उसमें, क्योंकि मिरर में उल्टा होता है, प्लस आते हैं वहाँ पे। हाँ मिरर वो यार वो डिपेंड करता है ना इमेज कहाँ बन रही है। Okay, मिरर में क्योंकि ऑपोजिट साइड बनती है तो इससे प्लस आता है। हम ऐसे नहीं याद रखेंगे, हमें रे डायग्राम से पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज में कहाँ पर इमेज बनती है, फिर हम साइन डिसाइड करेंगे। ओके सर। हाँ जी और कोई डाउट नंदन? सर 31 और 28। 28 और 31। 28 क्वेश्चन बोलो, यहाँ पर मेरे पास है नहीं। 31 भी नहीं है, 28 भी नहीं है। क्वेश्चन बोलो। एक सेकंड में दूसरी वो देखता हूँ।
एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बोलो कौन सा 8th 28th यही है ना, कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यस n2 वाला। सर। देखो कह रहा है कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, यानी कन्वेक्स लेंस का जो मटेरियल जिससे वो बना है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। कह रहा है इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, उसको जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1। अब अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस। देखो जी पैरेलल बीम लेंस के ऊपर जा रही है, अगर तो n1 इज इक्वल टू n2 है तो डेफिनेटली क्या आएगा, एज इट इज निकल जाएंगी, कोई साइन। रिफ्रैक्शन नहीं होगी। यस और नो? यस सर। अगर n2 की वैल्यू n1 से ज्यादा है तो लाइट क्या जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है। यस और नो? यस सर। तो बताओ n1 n2 ग्रेटर देन n1 के केस में क्या होने वाला है, कौन बताएगा मुझे n2 ग्रेटर देन n1 के केस में क्या होने वाला है? कन्वर्ज कन्वर्ज करेगी बिल्कुल। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, हमेशा एक चीज याद रखो, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है मीडियम से, तो जिस तरह से वो बिहेव कर रहा है, मतलब जिस तरह हम उसका नॉर्मल बिहेवियर पढ़ते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम क्या पढ़ते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है, तो वो वही शो करेगा। अगर मीडियम का ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर ये n1 ग्रेटर देन n2 वाला केस लास्ट केस होगा, उसमें रेज जो है उल्टा डाइवर्ज हो जाएगी। यानी अगर एक चीज सिंपल दिमाग में रखो, जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब तक ज्यादा रहेगा मीडियम से, तब तक लेंस जैसा बिहेव करता है वैसा ही करेगा, और अगर कभी मीडियम का ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। यानी अगर कन्वेक्स है तो वो डाइवर्ज कर देगा रेस को, अगर कनकेव है तो वो कन्वर्ज कर देगा रेस को। नंदन ओके सर। नेक्स्ट बोलो 28 के बाद। 31 गिव रीजंस पॉन्ड फिल्ड विद वाटर अपीयर्स शैलोअर देन इट एक्चुअली इज। ये तो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस है। फर्स्ट नहीं पार्ट सर तो जिसका ये हाँ, नहीं था, सेकंड और थर्ड है। पेपर केप्ट एट फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस स्टार्ट्स बर्निंग। देखो जी अगर तुम पेपर को फोकस पे रख दोगे, हमें पता है कि सन इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, उससे आने वाली रेस क्यों आएंगी, पैरेलल। तो अगर पैरेलल रेस की बात करें तो वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, फोकस। तो अगर तूने यहाँ पर पेपर को रख दिया तो सन की जितनी भी रेज आ रही हैं वो कन्वर्ज होकर इसी पॉइंट पर गिरेंगी, जिससे यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा और ये जलने लगेगा। ओके सर। Why are shadows formed behind opaque object? Because light travels in a straight path, straight line. सर हाँ जी, सर आपने अभी बोला अगर n2 ग्रेटर देन n1 है तो नॉर्मल बिहेवियर है लेंस हाँ, का, और अगर हाँ। n1 ग्रेटर देन n2 है तो क्या होगा, तो डाइवर्जिंग हो जाएगी, मतलब कन्वेक्स लेंस वैसे उल्टा हो पैरेलल जाएगा, रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है ना, तो फिर उस कंडीशन में वो डाइवर्ज कर देगा रेस को। उल्टा हो जाएगा उसका इफेक्ट। हाँ बस ऐसे याद रखना ना, n2 n1 में भी वो ना दे, तुम बस ऐसे याद रखना कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे मटेरियल से लेंस बना है, लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा है तो उसका नॉर्मल बिहेवियर शो होगा। यानी ठीक है अगर सर। मान लो, सर ये वैसे ही जनरल चीज है या इस पे क्वेश्चंस नहीं भी नहीं ये आते हैं? रूल से है, ये रूल से रेयर टू डेंस। हम जब रूल पढ़ते हैं तो हम एयर से, लेंस किसी मटेरियल का बना होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज्यादा ही होगा। जब हम एयर से जाती है तो एयर से समझो, जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, बैंड, ये तो हमने रूल पढ़े हैं ना कि लेयर से डेंसर जाता है, ये तो मैंने लेक्चर में समझाया हाँ हुआ है जी सर, कि, हाँ जी। तो वही रूल के अकॉर्डिंग ये मैं तुम्हें रिजल्ट बता रहा हूँ। अब ठीक है मान सर। लो ये बना हुआ है n1 से और मीडियम में रखा है n2, और तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया n2 ग्रेटर देन n1, तो मतलब मीडियम का ज्यादा है, तो मतलब इसका रिवर्स बिहेवियर शो कर दो, ये कन्वर्ज कर देगा रेस को। ठीक है सर। मतलब n1 n2 से याद मत रखो, मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे याद रखो कि अगर लेंस जिस मटेरियल से बना है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका नॉर्मल बिहेवियर शो करवाना है बस, नहीं तो रिवर्स। ओके सर, ठीक है। हाँ जी, सलोनी बोल लो कौन से क्वेश्चन में डाउट है तुम्हें? सर 29 29th क्वेश्चन। Sudha finds out the sharp image of the window pane of her science lab at a distance of 15 centimeter from the lens. अब विंडो पेन डेफिनेटली हम कहेंगे क्या पे है, बहुत दूर होएगी, तो अगर सुधा को उसकी इमेज 15 सेंटीमीटर पे मिल रही है, इसका मतलब विंडो पेन से आने वाली रेज पैरेलल आ रही होंगी सलोनी। सर।
और पैरेलल रेस कन्वर्ज होकर कहां पे मीट करती हैं? फोकस। सर इसका मतलब हमें क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे रखी है कितनी? 15 सेंटीमीटर। She now tries to focus the building visible to her outside the window instead of window pane without disturbing the lens. In which direction will she move the screen to obtain a sharp image of the building? What is the approximate focal length of the lens? तो approximate तो focal length कितनी हो गई है? 15। अब वो ऑब्जेक्ट को और दूर करेगी तो क्या होगा? कोई बता सकता है मुझे? अगर हम लेंस में ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आते हैं तो इमेज पीछे जानी शुरू हो जाती है ऐसे। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो ऑब्जेक्ट को यदि पीछे लेके जाओगे, यदि ऑब्जेक्ट को पीछे लेकर जाओगे, पीछे लेके जा रही है ना वो ऑब्जेक्ट को, और दूर लेके जा रही है, तो ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाओगे तो इमेज कहां पर खिसकेगी? लेंस की तरफ खिसकेगी। यस और नो? यस सर तो तुम्हें लेंस को कहां पे मूव करना? विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस तुम्हें क्या मूव करना है? स्क्रीन को मूव करना है। तो स्क्रीन को कहां पे मूव करोगे? तुम टुवर्ड्स द लेंस मूव करोगे, क्योंकि इमेज टुवर्ड्स द लेंस खिसकेगी। तो टुवर्ड्स द लेंस तुम क्या करोगे? अपनी स्क्रीन को शिफ्ट करोगे। देखो ऐसे सोचो, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है इमेज 2f पे बनती है। जब तुम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हो f और 2f में, इमेज बियॉन्ड 2f हो जाती है। जब एट f ले आते हो और दूर हो जाती है। यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता है इमेज पीछे पीछे जाती रहती है। तो अगर तुम ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाते रहोगे तो इमेज आगे की तरफ खिसकती रहेगी, लेंस की तरफ। तो तुम्हें स्क्रीन को लेंस की तरफ मूव करना पड़ेगा ताकि इमेज बन जाए उस पे। ओके सर सलोनी और कोई डाउट? नो हाँ जी तन्वी, Sir? बोलो अपना doubt। हाँ जी हाँ जी। सर अगर यहाँ पे विंडो पेन ऑलरेडी इन्फिनिटी पे है तो फिर बिल्डिंग भी तो मतलब इन्फिनिटी गाने होगी। हम गाने बेसिकली क्या है, हम ये जो है ना, हम इन्फिनिटी लेकर चल रहे हैं, तभी तो हमने जो आंसर दिया दैट इज अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट इज नॉट द एक्चुअल फोकल लेंथ। ये हम मान रहे हैं कि वो बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो लगभग लगभग इमेज फोकस के पास बनेगी, लगभग। अगर इन्फिनिटी मेंशन कर दिया होता ना फिर तो फोकल लेंथ 15 ही होती, बट ये लगभग 15 के आसपास बनेगी। ओके सर हाँ जी तन्वी बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन की दूरी पर ये तुम्हारा लेंस पड़ा है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? लो जी, तुम्हें v गिवन है, दैट विल बी प्लस 20, फोकल लेंथ गिवन है +5, और उसके बाद तुम्हें u निकालना है सिंपल। तो तुम्हें सिंपल ये देखो क्वेश्चन, तुम्हें लेंस गिवन है, इस लेंस की तुम्हें फोकल लेंथ गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये वाली लेंगे हम, इधर वाली, ठीक है। अगर ये f1 है, ये f2 है, ये 2f1 है, ये 2f2 है, तो तुम्हारी जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रही है, और स्क्रीन कितनी दूरी पे पड़ी है? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो v गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, u निकाल दो। ओके सर। निकल जाएगा? यस सर। हाँ जी मान्या। सर एक वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? वो नीचे आएगा, अभी पावर वाले टॉपिक में आएगा। ओके सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट आ जाओ नीचे, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कनकेव लेंस। जिनको डाउट्स है प्लीज अपने हाथ खड़े कर लो। ओके नहीं है इसमें डाउट, गुड। पावर ऑफ लेंस, हाँ जी बोलो अर्शिता। सर जब लेंस को बढ़ाते हैं तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ती है, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। सर इमेज कैसी बनती है? इमेज कैसी? इमेज का तो है ही नहीं कोई क्वेश्चन फोकल लेंथ का है कि फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर लेंस को इमर्स करते हैं वाटर के अंदर। तो नहीं सर ये वो वाला केस नहीं है, ये वो था कि ब्लैक पेपर से अगर हम आधा लेंस कवर वो कर तो देंगे तो इमेज, उसमें वो अलग क्वेश्चन है, उसमें तो इमेज पूरी बनती है, बस इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है कंपैरेटिवली। इमेज मतलब? थोड़ी लाइट बनती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज सारी रेज नहीं पहुंच पाती हैं अगर ब्लैक पेपर से कवर कर दोगे तो इमेज लाइट बनेगी, इंटेंसिटी कम होगी, बट कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है सर।
सर हाँ जी, इंक्रीज क्यों होती है? बेटा वो तुम अपनी फिजिक्स में जब फाउंडेशन क्लास लगाओगे सर के साथ वहां पर डिस्कस करना ये चीज, वो तुम्हें बताएंगे, रिलेशन बताएंगे प्रॉपर ऑब्टेन करके कि ये रिलेशन है, इसी रिलेशन से हम देखते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। अभी वो 10th के स्कोप से बाहर है। ओके ओके सर। हाँ, हाँ जी, नेक्स्ट बोलो जी, पावर ऑफ लेंस में, पावर ऑफ लेंस। हाँ जी नंदन बोलो। सर 19th और 17th। 17th क्वेश्चन में कह रहा है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 3 डायोप्टर is held in contact with a concave lens of power -1. A parallel beam of light is made to fall on the combination. At what distance from the combination will a beam gets focused? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कनकेव लेंस दिया हुआ है पावर 3 डायोप्टर का। हाँ जी गान्या, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर पहले हम इसमें पावर कॉम्बिनेशन पावर निकालेंगे। ओके, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है P1 प्लस P2, मतलब ऐड कर 2D दो आ बस जाएगा। सिंपली। तो क्योंकि 2D। कन्वेक्स की +3 डायोप्टर है और कनकेव की -1 डायोप्टर है, तो कितना आ गया? 2D आ गया गान्या। 2D। इसके बाद हम फोकल लेंथ निकालेंगे फिर इससे। तो पावर इज 1 by फोकल लेंथ विल बी 1 by 2, दैट इज 0.5 मीटर्स। ये भी आ चुकी है। और अगर रेज पैरेलल आती है तो फिर वो फोकस पे बनता है, बिल्कुल, इमेज फोकस पे अगर बनते रेज हैं। पैरेलल आती हैं तो फोकस पे मिलती हैं, यानी दे विल मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ओके सर। मान्या, पावर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो भी जितनी भी ज्यादा पावर्स दी हो, जितने भी लेंसेज कांटेक्ट में हो, सबकी पावर्स को ऐड करना है विद साइन, जो भी उनका साइन है, बस वहां से कॉम्बिनेशन ऑफ पावर आ जाएगी। अगर तुम्हें फोकल लेंथ निकालनी है तो पावर निकालने के बाद 1/f इन मीटर्स वाला फॉर्मूला लगा दो, यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी। ओके सर। सर और नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज? अगर पावर निकालने के बाद नेगेटिव आती है तो कनकेव, क्योंकि फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव होती है। अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने के बाद पॉजिटिव आती है तो कन्वेक्स। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी नंदन, नेक्स्ट कौन सा था? 17th और 19th। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंथ x and y is 5. If focal length of x is 15, then calculate focal length of y. ये तो सिंपल है कि तेरे को पहले पावर इसकी निकाल ले, x वाले की, P1 प्लस P2 गिवन है। P1 की वैल्यू भी तू निकाल सकता है बड़े आराम से, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी, P2 से फोकल लेंथ निकाल लियो। अब वो डिपेंड करेगा, पावर अगर नेगेटिव आएगी तो वो कनकेव होगा, अगर पॉजिटिव आएगी तो कन्वेक्स होगा। ओके सर। ओके। तो सिंपल है। और कोई क्वेश्चन में डाउट किसी को? नो सर। सर एनसीईआरटी में है। हाँ हाँ, एनसीईआरटी पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में कोई डाउट है पहले बता दो। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस? नो सर। नो ओके, सर। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बोलो गाने, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर मतलब रीडिंग करते हुए लाइंस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें डाउट है। ओके, अभी मैं क्वेश्चंस पहले बार पूछ रहा हूँ। हाँ जी, क्वेश्चंस में किसी को डाउट है? एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है बैक साइज या ब्लू क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। नो सर। बेटा लाइट का टेस्ट जो होगा ना बहुत ही लॉजिकल होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने टेस्ट बहुत ही प्यारा डाला है, बहुत ही प्यारा, मतलब मुश्किल नहीं मैं कहूंगा लॉजिकल। मतलब हर चीज में ये नहीं है तुम आगे सोचो 1/v + 1/u = 1/f किया और घर चले गए। इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल भी नहीं होगा, बट जिसको फील है लाइट की, मतलब अच्छा समझ आ गया टॉपिक, उसको मजा आने वाला टेस्ट में। गाने एक सेकंड, मैं एनसीईआरटी देखूं ऊपर है या नीचे। सर कितने मार्क्स का है? जो सिंगल चैप्टर के टेस्ट हैं सारे 40 मार्क्स के हैं, वो टेस्ट सारे ही 40 मार्क्स के होते हैं तुम्हारे। सर लाइट वाला टेस्ट हो जाएगा? मतलब हम कर लेंगे अच्छे से? हाँ बिल्कुल कर लोगे, क्यों नहीं करोगे तुम? टाइमिंग्स कह रहे हो? नहीं सर, आप कह रहे हो ना थोड़ा लॉजिकल होएगा, वो हो तो जाएगा। मेरे सारे टेस्ट ही लॉजिकल होते हैं तमन्ना, मैं बस डेक्लेरेशन दे रहा हूँ यहाँ पर, मेरे सारे टेस्ट ही ऐसे होते हैं, वैसा ही टेस्ट है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट मेरा नॉर्मलाइज्ड नहीं होगा कि मैं तुम्हें दूं कि भाई यू दिया है, वी दिया है, फोकल लेंथ दी है, ये निकाल लो और आंसर घर चल जाओ। थोड़ा अच्छा बनाऊंगा टेस्ट, मजा आए तुम्हें भी करने में। ओके सर। हाँ जी गाने बोलो, कौन से पेज नंबर पे? सर 160 पेज नंबर। 160 पेज नंबर पे। हाँ जी बोलो। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में वर्ड लिखा है शार्प शैडो, उसका मीनिंग बता दो।
शार्प शेडो मतलब एक क्लियर, एक प्रॉपर शेडो तुम्हें दिखेगी। शार्प मींस क्लियर को बोलते हैं हम, कि शार्प इमेज मिले, मतलब एक क्लियर इमेज दिखे, ब्लर ना हो, दैट इज शार्प। ओके सर, और ये पैराग्राफ नीचे मोर टू नो वाला? ये वाला मैं कराऊंगा तुम्हें ना, जब फाउंडेशन में आओ उसमें, मतलब मेरे पास ऑफलाइन आओगे ना जब, तब बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा अपर जोन की गेम है, तो बाकी कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली करा दूंगा ये पैराग्राफ। ओके सर, एक और डाउट है, 1 मिनट। हाँ हाँ जी, तमन्ना बोलो। सर मेरा भी यही था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। हाँ कर लेना मेरे से, ये एक्चुअली है नहीं ना, अभी तुम्हारे अभी आगे जाओगे तो हायर क्लासेस में है। सर फिर ये देते क्यों है? बस ऐसी नॉलेज के लिए, कि तुम्हें नॉलेज के लिए पता हो कि ये सब चीजें तुम पढ़ोगे हायर क्लासेस में। डू यू नो से थोड़ी क्वेश्चन आते हैं। ओके सर। और सर 175 पेज नंबर पे मोर टू नो वाला बॉक्स। मैं देख लेता हूँ, एक सेकंड। 175 पेज नंबर। ये पूरा बॉक्स नहीं है, इसमें सेकंड लाइन है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी हैज अ डिफाइंड कॉनोटेशन, वो वाली, उसका मीनिंग। मतलब वो कह रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी की तरह ट्रीट मत करो। मास डेंसिटी का मतलब होता है कि हम चीजों को हैवीनेस के टर्म्स में कंपेयर करते हैं, कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है। बट ऑप्टिकल डेंसिटी को तुम उस कॉनोटेशन में मत लो, मतलब उसी के रेफरेंस में मत समझो। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है घनापन। तुम जानते हो इस चीज को, कि ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी को रिलेट नहीं कर सकते हो कहीं भी। मास डेंसिटी मींस कोई चीज किससे हैवी है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी मींस घनापन। समझते हो ना, घनापन, कि जितना ज्यादा पार्टिकल्स पास पास होंगे, लाइट को ट्रेवल करने में कितनी दूरी, मतलब कितनी डिफिकल्टी आएगी, या कितना पाथ चेंज होगा। जैसे जब लाइट एयर में ट्रेवल करती है, अब पानी में आएगी तो घनापन बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली, अगर वो ग्लास में जाएगी तो और इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी को डोंट ट्रीट इट एज मास डेंसिटी। बोथ द टर्म्स हैव मतलब लार्ज डिफरेंस इन देम, दोनों में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। ओके सर। देखो कल टेस्ट जो है वो सेम टाइमिंग्स पे होगा, यानी जो तुम्हारे नॉर्मल बैच की टाइमिंग्स होती है 2 से 3। अब मैंने ये बोला था, तुम्हें वादा किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स पहले तो किस किस को करना है ऑफलाइन, वो हाथ खड़े कर लो। देखो जी, मैं ये चैप्टर जो है मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। ये चैप्टर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है तुम्हारे पास। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, तो मैं कल से ये चैप्टर शुरू करूंगा ऑफलाइन। मैं जो कराऊंगा क्लास में एज इट इज तुम्हें रिकॉर्डेड मैनर में रात तक पहुंच जाएगा। मैं इतना कर सकता हूं, जो बच्चे मेरे पास ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं, सॉरी ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, तो मैं ये चैप्टर जब करवाऊंगा तो मेरे पास रिकॉर्डर है, मैं उसमें रिकॉर्ड करूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। तुम्हें जैसे अगर लगता है कि सर ने कुछ डिफरेंट ना करवाया हो इस बार, तो तुम उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो। रात तक हर रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, जो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन करवाऊंगा वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग जो है वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, ठीक है। जो नहीं आ सकता है ये उसके लिए है, ऐसे सिर्फ 2 से 3 बच्चे हैं जो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है मेरे साथ टाइम डिसाइड कर लो। कल जैसे तुम्हारा 2 बजे टेस्ट है, कल 1 बजे तुम्हारी मैथ्स की क्लास है। Yes, sir. कल तुम्हारी 1 PM मैथ्स की क्लास है, तो Yes. ओके। कल ऐसा करते हैं, चलो मैथ्स का मैं मैम से टाइम डिस्कस कर लूंगा। कल मैं 12 से 2 तुम्हारी हो सकता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स की क्लास दे लूं, और फिर 2 से 3 तुम्हारा टेस्ट हो जाए। बोलो ओके। सर Yes, बोलो। सर कल लाइट का भी टेस्ट है, कल हमारा 1 to 5 चैप्टर्स मैथ्स का भी टेस्ट है। ट्रिग्नो का So आज what? होना था, बट So फिर what? वो भी So कल what? ही तमन्ना, होगा। so what? सर फिर टाइम ये थोड़ा टेस्ट देख तमन्ना, लेना प्लीज। ये टेस्ट दिवाली को था तमन्ना, तुमने नहीं दिया, ओहो बाकियों ने तो टेस्ट दे दिया नहीं ना। सर, टाइम। टेस्ट नहीं, वो तो कर लिया, वो कोई नहीं, हाँ सिर्फ कोई टाइम बात नहीं। सर। टेस्ट तुम्हें मैथ्स के टेस्ट का 4 बजे मिल जाएगा। तुम रात के 10 बजे तक बैठो बेशक टेस्ट देने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट जो है वो तुम किसी भी टाइम दे सकते हो, क्योंकि मेन है वो सर। टेस्ट था दिवाली पे। बट अब तुम ट्यूसडे दे रहे हो, तो तुम किसी भी टाइम पे दे सकते हो, देयर इज नॉट बाउंडेशन टू यू। आप टेक्स्ट कर दोगे प्लीज टाइम हाँ सारे श्योर, टेस्ट के। बट 12 से 2 कन्वीनियंट है ना सबके लिए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट टुमारो। यस सर।
ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कई बच्चे दूर से आते हैं तो उनकी क्लास भी हो जाए और उनका टेस्ट भी हो जाए, और कल मैं 12 से 2 में मतलब सर। ऑलमोस्ट हो सकता है पूरा चैप्टर भी कवर कर सकता हूँ, डिपेंड्स कि तुम्हें कितनी जल्दी वो चीजें समझ आती हैं। कल मैं हो सकता है 12 से 2 में पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर दूं, पर मैं कराऊंगा स्लो, कराऊंगा आराम से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर मेरी ना 12:30 तक क्लास होती है स्कूल की। 12:30 आ जियो, 12:30 कर लेंगे, कोई नहीं। ठीक है सर। 12:30 रख लेंगे जी, 12:30 to 2, और फिर 2 to 3 तुम्हारा टेस्ट होगा लाइट का। डन है सबको कल के लिए? बट Yes, मेरी एक sir. शर्त है, मैं तुम्हें मैग्नेटिक दोबारा करवा रहा हूँ, बट अब ये ऑफलाइन वाले जो दूसरे बैच वाले हैं, टेस्ट रिवीजन बैच वाले, वो भी डिमांड करेंगे। तो मैं अगर तुम्हें बुलाऊंगा फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को समझाने के लिए, 4 बच्चों को मान लो समझाना है, तो मैं हो सकता है एक बच्चे को बुला लूं कि तुम समझाओ। इतनी अच्छी तरह समझ के जाना कि तुम्हें मैं अगर कल को बुलाऊं तो तुम्हें आता हो और तुम उनको समझा सको। यस मेरा सर। इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है तुम्हें? यस इससे सर। इससे मेरे को कोई नहीं आना, मेरे को तो चैप्टर आता ही है, मैं तो 10 बार पढ़ा चुका हूँ, 50 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बट इससे तुम्हारी कमांड इस चैप्टर में और बेटर होती जाएगी, समझ रहे हो? यस सर। तो कल मिलते हैं फिर। मैं टाइमिंग्स एक बार दोबारा से मैसेज कर दूंगा, और टेस्ट है कल लाइट का, तो कल मिलते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, ओके।